हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फैक्ट एंड फैक्ट प्लस सिलेबस। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं फैक्ट फैक्ट प्लस 2024 की, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों ही मिलेंगे। इसके साथ ही जो सेक्शन ए सेक्शन बी है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से कवर किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी, जिससे आपकी फैक्ट प्लस और फैक्ट की तैयारी 100% पूरी हो जाएगी। जो ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए कूपन भी अवेलेबल है, तो वो कूपन वेस्ट जाने मत दो। अगर वो सारे कूपन बच्चों ने यूज कर लिए तो आप वो कूपन यूज नहीं कर पाओगे। ज्वाइन आवर क्लासेस टुडे टू यूज द कूपन एंड गेट 500 रुपीज ऑफ इन आवर कोर्स ऑफ। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन ए एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस में से फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक साइंसेस, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड अप्लाइड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, शुरुआत कर फोरेंसिक साइंस प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब हमें ये पता है कि फोरेंसिक साइंस एक अप्लाइड साइंस है। फॉरेंसिक साइंस एक अप्लाइड साइंस है। ठीक है, अब ये जो अप्लाइड साइंस है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट साइंस के टूल्स टेक्निक्स तो अप्लाई कर ही रहे हैं क्राइम। हम बेसिक साइंसेस की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करते हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो फोरेंसिक साइंस है, एज द इंडिविजुअल सब्जेक्ट हमारे पास खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रिंसिपल आपके फोरेंसिक साइंस में इंक्लूडेड है। फोरेंसिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द, यहाँ पे भी एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, दैट इज द सेम। फोरेंसिक साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन के फोरेंसिस वर्ड से डेराइव करी गई है ना। फोरेंसिक साइंस इज द स्पेसिफिक डिसिप्लिन दैट यूजेस लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू टर्मिनेट डाउटफुल क्वेश्चंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ इन्वेस्टिगेशन टिल द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड इन द कोर्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपकी शुरू हो जाती है फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जब तक उस परपिटरेटर को कन्विक्शन ना हो जाए, उसको सजा ना मिल जाए, तब तक ये सारे के सारे प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, अब टोटल 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। 7 बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, लॉ ऑफ कंपैरिजन, लॉ ऑफ एनालिसिस, लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। तो ये टोटल 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। एक एक करके समझेंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आपसे क्या कह रहे हैं एवरीवन। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी पढ़ते के साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है। और ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि इस पूरी की पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज कैरी करती हैं। कोई भी दो चीज़ें एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, now this law states that every object, whether it is natural और मैन मेड, इवन मैन मेड चीज़ें भी सिमिलर नहीं है। दे हैव अ यूनिक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक इन इट विच इज़ नॉट डुप्लीकेटेड इन एनी अदर ऑब्जेक्ट। और इसी पे ही हम फोकस करते हैं कि क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं या फिर क्या इंडिविजुअल फीचर्स हैं टू डिफरेंट थिंग्स में, टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। नाउ दिस प्रिंसिपल इज given by a scientist Paul L. Kirk in 1963। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी आपको किसने बताई थी, किसने कंट्रीब्यूट करा था टू लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी? तो वो थे पॉल एल किर्क। ही रेगुलेटेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फोरेंसिक साइंस। नाउ दिस लॉ एम्प्लॉयज एवरी सिंगल एंटिटी वेदर पर्सन और ऑब्जेक्ट, इट इज यूनिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक। तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई पर्सन है या फिर वो कोई ऑब्जेक्ट है। इनका कहना था कि हर एक चीज़ इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज करती हैं, पजेस और यूनिक होती है। ठीक है, नाउ दिस लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी हैज बीन वेरीफाइड इन डिफरेंट फील्ड्स एंड मोस्ट कॉमन अमंग देम इज फिंगरप्रिंट। बहुत सारे फील्ड्स में इसको हमने क्रॉस चेक करा, वेरीफाई करा, और इसी वजह से हमने इसको एक्सेप्ट करा, क्योंकि हर एक फील्ड में ये सही साबित हो रही थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फिंगरप्रिंट्स का, कि इस पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल रहते हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विंस के भी सिमिलर फिंगरप्रिंट्स नहीं होते।
इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज कैरी करती हैं. और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फिंगरप्रिंट हैव बीन स्टडीड एंड येट नॉट अ सिंगल फिंगरप्रिंट हैज मैच्ड विद ईच अदर whether of it is of identical twins. ठीक है. Now to objects such as grain of sand, salt, seed, twin or man-made objects such as currency note, coins, laptop, suits, typewriter, etc. They may seem similar, but दे आर नॉट दैट सिमिलर. बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जिसके थ्रू आप यूनिक प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करते हो. ठीक है. नेक्स्ट लॉ वी हैव इज लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज. सो नाउ दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, विच इज करेक्ट. हर एक चीज बदल रही है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है. सो एवरीथिंग इज चेंजिंग over the time, right? In simple words we can say nothing is permanent at the rate of and the rate of change varies on different type of objects. of course ये depend करता है कि किस object पे changes हो रहे हैं. changes तो हो रहे हैं टाइम के साथ साथ बदलाव हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट है, जो रैपिडिटी है, वो डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट में वो चेंज हो रहा है. ठीक है. नाउ दिस लॉ हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट on crime scene investigation because of the change occurring in the crime scene and criminal with the passage of time. It is really very important कि क्राइम सीन को जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाए ताकि आप जल्द से जल्द उस क्रिमिनल या परपेट्रेटर को पकड़ सको. नाउ द So the criminal evidence object involved may become unrecognizable. अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे क्राइम सीन प्रोसेस करने में या फिर एविडेंसेस को प्रोसेस करने में, एविडेंसेस को एग्जामिन करने में, तो ये चीज़ें अनरिकग्नाइजेबल हो सकती हैं. नाउ द ऑब्जेक्ट सच एज बुलेट फ्रैगमेंट्स में डेवलप रस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टाइम लगा दिया तो जो बुलेट के फ्रैगमेंट्स है उसमें जंग लग सकती है. शूज़ में डेवलप वेयर एंड टेयर मार्क्स. तो जिस शूज़ को पहन के मैंने क्राइम करा था वो शू मार्क प्रेजेंट भी है क्राइम सीन पे, लेकिन आपने टाइम लगा दिया उसको एग्जामिन करने में, तो मैं वो शूज़ डेली पहन रही हूँ, तो नए नए वेयर एंड टेयर्स उसमें डेवलप हो जाएंगे और आप वो कंपेयर भी करोगे ना तो सेम रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे ना. वुडन ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रॉय ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्माइट. नाइफ में डेवलप एडिशनल पैटर्न्स. देयरफॉर quick action is required to all the segments of criminal investigation. So next law we have is a law of comparison. ये law of comparison भी बहुत ज़्यादा important law है. So इस फील्ड में बेसिकली फॉरेंसिक साइंस में आप चीज़ों को कंपेयर करते हो एक्सटेंसिवली. ठीक है. और अगर आप एक जैसी चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. राइट. ये लॉ कहता है ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड. आप फिंगरप्रिंट्स को फिंगरप्रिंट से कंपेयर कर सकते हो, शू प्रिंट को शू प्रिंट से कंपेयर कर सकते हो, एक ब्लड सैंपल को ब्लड सैंपल से कंपेयर कर सकते हो. ऐसा नहीं कि ब्लड सैंपल को आप सीमेन सैंपल से या यूरिन सैंपल से कंपेयर कर रहे हो. ऑफ कोर्स आपके रिजल्ट कभी सिमिलर नहीं आएंगे. लॉ ऑफ कंपैरिजन कहता है कि आपको एक जैसी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट्स. ठीक है. इट हाईलाइट्स द नीड टू प्रोवाइड सैंपल्स एंड स्पेसिमेंस फॉर द कंपैरिजन with the questioned evidence. So basically जिस एविडेंस पे क्वेश्चन है उसका ही सिमिलर आपको एविडेंस कंपेयर करना है. Okay, for example, in a murder case, the expert is of the opinion that is the person was killed by stabbing with a sharp piece of rod. It will be unnecessary to send a knife for the comparison. ठीक है. अगर हमें ऐसा लग रहा है कि शार्प रॉड से अटैक किया गया है तो आप अगर कंपैरिजन करने के लिए नाइफ सेंड करोगे तो किसी भी तरीके का कंपैरिजन आप कर नहीं पाओगे, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. राइट. इफ द बुलेट रिकवर्ड फ्रॉम द बॉडी which is fired from the shotgun, it will be useless to send a pistol for the comparison. अगर शॉटगन से फायर करके किसी की जान ली गई है तो अगर आप पिस्टल को कंपैरिजन करने के लिए दोगे तो ये भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगी. दैट्स व्हाई ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ एनालिसिस. लॉ ऑफ एनालिसिस क्या कहता है? देयर कैन बी नो बेटर एनालिसिस दैन दी सैम्पल एनालाइज. तो बेसिकली ये जो लॉ है ये फोकस करता है सैम्पल्स को प्रॉपरली कलेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में, सही से प्रिजर्व करने में, सही से कलेक्ट करने में एंड प्रॉपरली एनालाइज करने में. एक प्रॉपर मेथड और प्रॉपर
सेट ऑफ एक्शंस फॉलो करने में, तब जाके ही आपको सही से रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने सैम्पल ही अच्छे से कलेक्ट नहीं करा और आप उसको प्रिजर्व कर रहे हो तो भी आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। अगर आपने सैम्पल ही अच्छे से कलेक्ट करा, प्रिजर्व उसको सही से नहीं करा, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपने सैम्पल अच्छे से कलेक्ट नहीं करा, प्रिजर्विंग नहीं करी, तो अगर आपके पास बेस्ट साइंटिस्ट और बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है तो भी आपका रिजल्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो हर एक स्टेप में, एनालिसिस के स्टेप में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। कंपैरिजन सही से करना है, कलेक्शन सही से करना है, प्रिजर्वेशन सही से करना है, टूल सही यूज करने हैं, एंड जो इंडिविजुअल है उसको नॉलेज भी सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बेस्ट कलेक्शन टीम थी, बेस्ट प्रिजर्वेशन वाली टीम थी, उन्होंने कलेक्शन अच्छे से किया, सैम्पल का प्रिजर्वेशन अच्छे से किया, और आपके पास लैब में बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप 100% एनालाइज कर सकते हो, बट कोई ऐसा साइंटिस्ट है वहाँ पे, कोई ऐसा पर्सन है जिसको पता ही नहीं कि किस तरीके से एनालाइज करना है, तो आपके सारे सैम्पल्स तो वैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस फोकसेस ऑन बेटर कलेक्शन, बेटर प्रिजर्वेशन, बेटर एनालिसिस एंड यूज ऑफ बेटर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। For example, in a rape case, the investigation officer collected the clothes of the victim which had semen and blood stain on it. ठीक है, so क्या किया, इन दोनों को साथ पे कलेक्ट कर लिया। When the clothes were sent for the examination of semen, determination of blood group from them. ठीक है, so semen analysis होगी, blood group analysis होगी। So semen give AB blood grouping। अब वो क्या दे रहा है, AB blood grouping दे रहा है। कैसे, जो विक्टिम था उसका ब्लड ग्रुप ए था, जो कि अक्यूज पर्सन था उसका ब्लड ग्रुप बी था, तो अब वो ए बी आ रहा है। सही से रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा ना, सब कुछ मिक्सअप हो गया क्योंकि प्रॉपर कलेक्शन प्रिजर्वेशन नहीं हुआ। इसी वजह से दिस लॉ फोकसेस ऑन बेटर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट वी हैव लुकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल अगेन वेरी फेमस। वो ये कहता है जब कभी भी दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती हैं तो क्या होता है, एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक वाटर बॉटल पड़ी हुई है, सो अगर मैं इस बॉटल को यहाँ से पिक करती हूँ और मैंने इससे पानी पिया, सो मैं इसको वापस भी रख देती हूँ, तो क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, मेरे फिंगरप्रिंट्स इस बॉटल पे आ गए, मेरे लिप प्रिंट्स इस बॉटल में आ गए, मेरा कुछ सलाइवा जो है क्या जाएगा, इस वाटर में चला जाएगा। सो ये कुछ एक्सचेंज हो रहे हैं जो कि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस रूम में आके क्राइम किया, जिस रूम में बैठ के मैं आप सभी के लिए क्लासेस बना रही हूँ, मैं यहाँ पे आई, मैंने किसी का मर्डर करा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी और मैंने यहाँ से बॉटल उठा के पानी पिया और मैंने वापस रख दिया और मैं यहाँ से क्राइम करके चली गई। मैंने सारे के सारे अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए, सब जगहों से कोशिश करी, सब कुछ, लेकिन मैं अगर इस रूम की कॉन्टैक्ट में आई हूँ तो मेरे फुटप्रिंट्स भी होंगे, मेरे पाम प्रिंट्स भी होंगे कहीं पे, और जैसे कि मैंने बताया इस बॉटल से अगर मैंने पानी पिया तो मेरे लिप प्रिंट्स भी आए हैं, मेरे फिंगरप्रिंट्स भी आए हैं। तो इस तरीके के एक्सचेंजेस को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। और मैं जो एक्सचेंज कर रही हूँ वो मैं अभी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज कर रही हूँ, दैट इज बॉटल। अगर मैं किसी ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आई हूँ तो ह्यूमन कॉन्टैक्ट का भी जो म्यूचुअल एक्सचेंज है वो होगा, है ना। सो वो कुछ चीज़ें मुझसे एक्सचेंज करेगा, मैं कुछ चीज़ें उससे एक्सचेंज करूंगी, सिमिलर हैपन्स हियर ऑल्सो, है ना। सो ये सारी चीज़ें आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूडेड होती हैं बहुत एक्सटेंसिवली। ट्रेस मार्क्स में ये हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे ही पूरी फोरेंसिक्स चल रही है। आप हमेशा क्या करते हो, अज्यूम करते हो, ये सोचने की कोशिश करते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। ठीक है, ऑल दी आइडेंटिफिकेशन, definite or indefinite, made consciously or unconsciously, are on the basis of प्रोबेबिलिटी। चाहे आप डेफिनेट कर रहे हो आइडेंटिफिकेशन या इनडेफिनेट कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो, अनकॉन्शियसली कर रहे हो, इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम देखेंगे, आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एन अननोन वुमन इज फाउंड मर्डर्ड इन द फार्म। ठीक है, एक कोई लेडी है जिसकी फार्म में मर्ड्स का डेथ हो गया, मर्डर हो गया फार्म में। द डेड बॉडी ऑफ द वुमेन हैड गोल्ड प्लेटेड टूथ। जो बॉडी है विमेन की, शी हैड गोल्ड प्लेटेड टूथ। हील्ड फुट फ्रैक्चर, उसके पैर में एक फुट फ्रैक्चर हुआ था जो अभी हील हो चुका है। एंड अ टैटू ऑन हर लेफ्ट आर्म, उसके लेफ्ट आर्म में एक टैटू भी है। नाउ अ वुमन विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स was also reported missing। अब क्या जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कि टैटू है, फ्रैक्चर हील हुआ है, दांतों में गोल्ड प्लेटिंग है ना, ये सारी चीज़ें, ये जो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो उस विमेन पे आप देख रहे हो, और इसी तरीके की कुछ सिमिलर इन्फॉर्मेशन मिसिंग कंप्लेन में भी आई है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई ये वही ही लेडी है।
नो, हम कोई कंक्लूजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये कर रहे हैं देयर आर हाई चांसेस दैट द अननोन कॉर्प्स इज ऑफ दैट मिसिंग विमेन। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जताएंगे कि जो मिसिंग पर्सन है उसकी बॉडी ही हमारे सामने पड़ी हुई है, ठीक है। इट ऑल वर्क्स अराउंड द प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉर्प्स बीइंग द women will be 1 million in a million and identify of that unknown corpus is established, तब जाके हम उसको establish करते हैं, okay। Next we have law of circumstantial facts। law of circumstantial facts क्या कहता है? facts do not lie but man can। मैन हमेशा, ये जो इंडिविजुअल जो ह्यूमन है, अपने मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के बिहेवियरल लाइक वो बिहेवियरल पैटर्न हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से झूठ ज़रूर बोल सकता है बट फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। अगर मेरा फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पे प्रेजेंट है तो मैं क्राइम सीन पे प्रेजेंट थी। अगर मैं बोलूँ मैं नहीं थी, तो मेरे 10 दोस्त भी बोले कि मैं उनके साथ थी, तो भी क्या होगा कि जो फैक्ट प्रेजेंट है क्राइम सीन पे वो मुझे वहाँ पे लिंक कर ही देगा। जो सर्कमस्टांशियल फैक्ट है क्राइम सीन पे वो मुझे लिंक करेंगे ही करेंगे। फिर भले ही मेरे 50 दोस्त क्यों ना बोले कि भाई मैं उनके साथ ही उनके घर की किसी शादी में मौजूद थी। बस ह्यूमंस जो है वो झूठ बोल सकते हैं, उन पे भरोसा करना या किया जाना इज नॉट ऑल द टाइम 100% करेक्ट। बट अगर आप फैक्ट्स पे भरोसा कर रहे हो, अगर आप एविडेंसेस पे भरोसा कर रहे हो, सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, और ये आपके लिए 100% प्रूव करता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम सीन में प्रेजेंट था, नहीं था, लिंक्ड है, नहीं है, या व्हाट्सोएवर, ठीक है। इन केस वेयर अ पर्सन इज इन आर्म्ड फोर्सेस in is known to carry his duty till 10 p.m. and resumes in the morning at 9 a.m. He secretly slips out of the unit at the night and kills a person and return back secretly to join the duty on the time. Now, by circumstantial evidences, he can prove his presence in the unit at the time and escape the punishment. ठीक है। बट अगर उसके फिंगरप्रिंट्स प्रेजेंट है, अगर उसके कोई बायोलॉजिकल सैंपल्स क्राइम सीन पे प्रेजेंट है, तो ये चीज़ जो प्रूव कर रहा है कि मैं ड्यूटी पे था, वो चीज़ डिनाई कर दी जाएगी, ओके। सो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं फॉरेंसिक साइंस के। सो आई होप ये सारे के सारे जो लॉज हैं अब वापस से रिवाइज हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार इस लॉज को पढ़ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट जो पहली बार इन लॉज को पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए आपको, ओके। So okay everyone, let's just end this video here. In the next video we will study some important information from the organizational structure and forensic science laboratories in India. Okay, so thank you so much for watching this video everyone. Have a great day ahead, take care of yourselves, and see you guys in the next video. Don't forget to join our classes. All the links are in the description. So description में app की link मिल जाएगी, course की link मिल जाएगी to join our classes and prepare best with us to easily crack fact and fact plus examination. Okay, so see you guys everyone, bye.